5,615 करोड़ रुपए। ये किसी भारतीय शादी का बजट नहीं है, बल्कि 2013-14 में ये भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के बाद डॉक्टरों में आक्रोश है। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल की। फोर्डा के आह्वान पर सोमवार से देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सक सोमवार सुबह से हड़ताल पर हैं। इस बीच आरडीए और एम्स प्रशासन ने आपात योजना लागू करने की घोषणा की है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रदर्शन करके महिला डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। डॉक्टरों ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं कोलकाता में भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस की मौजूदा जांच से असंतुष्टि जताई और सीबीआई जांच की मांग की। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ शर्मनाक घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में जहां जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की हुई हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर न्याय की मांग की, वहीं सीनियर डॉक्टरों ने ओपीडी में हाथों में काली पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज किया। चंडीगढ़ के पीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन कर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। डॉक्टरों ने प्रदर्शन करके महिला डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोर्डा ने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टरों की मांग है कि बिना देरी तुरंत मामले को सीबीआई के हवाले किया जाए। डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। मृतक डॉक्टर के परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। इस बीच महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। ये याचिकाएं पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और भाजपा नेता डॉक्टर अर्चना मजूमदार ने दायर की हैं। कोलकाता के जिस आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ये घटना हुई थी, उसके प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर घटना के बाद से ही इसकी मांग कर रहे थे। बढ़ते दबाव के कारण पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। हालांकि अभी भी देश भर में डॉक्टरों के जारी आंदोलन के बीच ममता बनर्जी मामले की सीबीआई जांच पर आनाकानी करती नजर आईं। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि अगर रविवार तक पुलिस इस मामले को नहीं सुलझाती है तो सरकार इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर देगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में मां, माटी और मानुष सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए डॉक्टरों की मांग का समर्थन किया और पूरे मामले की सीबीआई जांच पर जोर दिया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि ये सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक बार फिर निशाना साधा और उन पर हमेशा आरोपियों का साथ देने का आरोप लगाया। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए।
राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, पश्चिम बंगाल को हम जो असुरक्षित राज्य कहते हैं वो इसी से पता चलता है कि अस्पताल में घुसकर पुलिस के एक वॉलंटियर ने रेप और मर्डर किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अयोध्या गैंग रेप मामले के बाद कन्नौज में नाबालिग से रेप के प्रयास में सपा नेता नवाब सिंह यादव पुलिस हिरासत में उनको लिया गया। पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कन्नौज पुलिस की डायल 112 पर शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में नवाब सिंह यादव को हिरासत में लिया और पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कन्नौज में सपा नेता की काली करतूत पर भाजपा ने करारा प्रहार किया है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आरोपी नवाब सिंह यादव सपा के छोटे नेता नहीं है, बल्कि डिंपल यादव के सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। कन्नौज से भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी ही इस तरह की घटनाओं में लिप्त है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस घटना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी घेरा। एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी नाबालिग से रेप के प्रयास में सपा नेता गिरफ्तार। सपा सरकार के समय आरोपी नवाब सिंह यादव मिनी सीएम कहलाए जाते थे। कहा जा रहा है कि सपा नेता नवाब सिंह यादव ने नाबालिग बच्ची को काम का झांसा देकर बुलाया था, फिर उसके साथ अपराध करने की कोशिश की। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और उसकी विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में है और इस मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए हैं, साथ ही कांग्रेस की जेपीसी जांच की मांग को भी खारिज कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को कांग्रेस, उसके सहयोगी और टूल किट गैंग की देश में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश बताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंडनबर्ग रिसर्च पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने हिंडनबर्ग पर कांग्रेस से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को सुनियोजित साजिश बताया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसमें लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमें समझना होगा कि आज देश के अंदर या बाहर कई ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी देश को बर्बाद करना चाहते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष टोड मैककले से मुलाकात की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बागवानी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने समेत कई विषयों पर हुई उच्च स्तरीय वार्ता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को शेयर बाजार ने किया खारिज। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिली जबरदस्त खरीदारी। दिन के दौरान सेंसेक्स में देखने को मिला 300 अंक तक का उछाल। 57 अंक की मामूली गिरावट के साथ 79,648 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में देखने को मिली 20 अंक की मामूली गिरावट। 24,347 पर बंद हुआ निफ्टी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। आम निवेशकों के साथ साथ देश के बड़े राजनेताओं को भी जमकर मुनाफा हो रहा है। इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी को बीते करीब 5 महीने में शेयर बाजार से 46,49,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। शेयर बाजार में राहुल गांधी को होने वाला ये मुनाफा उनकी ओर से रायबरेली लोकसभा के लिए भरे गए चुनावी नामांकन में दर्ज शेयरों के आधार पर कैलकुलेट किया गया है, जिसमें बताया गया था कि 15 मार्च 2024 को उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 करोड़ 33 लाख रुपये थी। शेयर बाजार में 12 अगस्त 2024 तक उनके पोर्टफोलियो की कीमत बढ़कर 4 करोड़ 80 लाख रुपये हो गई है। खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 3.54% पर आई। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी के चलते देखने को मिली कमी।
जुलाई में 59 महीने के निचले स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई दर। खाद्य महंगाई बड़ी गिरावट के साथ 5.42% पर रही। नई दिल्ली में आज केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन हुआ शुरू। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 12 और 13 अगस्त को सम्मेलन का आयोजन किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू खाद्य बाजार में 2027 तक हो सकती है 47% बढ़ोतरी। रिपोर्ट के मुताबिक ये बढ़कर 1,274 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री में उभरते हुए स्टार्टअप्स नई और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में हुआ था 220.81 मिलियन डॉलर का निर्यात। खनन और बिजली क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के चलते देश के औद्योगिक उत्पादन में जून में देखने को मिली 4.2% की बढ़ोतरी। बीते वर्ष जून में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर रही थी 4%। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में देश में नई कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की संख्या में हुई 5% की बढ़ोतरी। पिछले वित्त वर्ष के करीब 87,000 से बढ़कर 91,500 के पार पहुंचा ये आंकड़ा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक 12 अगस्त तक 979 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हो चुकी है खरीफ फसल की बुआई। इस वर्ष 331 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर हो रही है चावल की खेती। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दलहन की खेती करीब 110 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस वर्ष 117 लाख हेक्टेयर पर पहुंची। वहीं इस वर्ष 173 लाख हेक्टेयर में हो रही है श्री अन्न यानी मोटे अनाज की खेती। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की NIRF इंडिया रैंकिंग का 9वां संस्करण जारी किया। पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 नई कैटेगरी के संस्थानों ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और राज्य विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में शामिल किया गया। उच्च शिक्षण संस्थानों की ओवरऑल कैटेगरी में पिछले साल की तरह इस साल भी IIT मद्रास शीर्ष पर रहा, जबकि बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दूसरे और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहा। इंजीनियरिंग संस्थानों की कैटेगरी में भी IIT मद्रास लगातार शीर्ष स्थान पर कायम है, जबकि IIT दिल्ली दूसरे और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। विश्वविद्यालयों की कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले, दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दूसरे और दिल्ली का ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया तीसरे स्थान पर है। कॉलेजों में दिल्ली के हिंदू कॉलेज ने पहला, मिरांडा हाउस ने दूसरा और सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रबंधन संस्थानों की बात करें तो IIM अहमदाबाद पहले, IIM बेंगलुरु दूसरे और IIM कोझिकोड 2024 की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। वहीं मेडिकल कॉलेजों में दिल्ली का एम्स लगातार शीर्ष पर कायम है, जबकि चंडीगढ़ का PGIMER दूसरे और CMC वेल्लोर तीसरे स्थान पर है। शोध संस्थानों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पहले, IIT मद्रास दूसरे और IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। इस साल जिन नई कैटेगरी के संस्थानों को रैंकिंग में शामिल किया गया उनमें ओपन यूनिवर्सिटी कैटेगरी में दिल्ली का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों में चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। इंडिया रैंकिंग में उच्च शिक्षण संस्थानों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इस साल रैंकिंग में 6,517 संस्थानों ने हिस्सा लिया। प्रत्यक्ष कर संग्रह में बीते वर्ष के मुकाबले शुद्ध रूप से 22% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। आयकर विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के हिसाब से चालू वित्तीय वर्ष में 11 अगस्त तक प्रत्यक्ष कर का संग्रह 8.13 लाख करोड़ से अधिक का रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कृषि क्षेत्र पर लिखे गए लेख की सराहना की है।
विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को तगड़ा झटका लगा। एनसीपी एससीपी नेता माणिकराव सोनवलकर राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर हर गृहिणी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस पोर्टल के साथ हमने अंत्योदय परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की जो घोषणा की थी उसे लागू किया जाएगा। प्रसार भारती ने असम सांस्कृतिक विभाग के साथ मिलकर वीर लचित बोरफुकन के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस संबंध में असम सरकार और प्रसार भारती के बीच गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद की मौजूदगी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने अपने नेपाल दौरे के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देवबा से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बीआरएस नेता की जमानत याचिका पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी विजय नायर की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने ईडी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक पूजा खेतकर को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने उस पर कथित तौर पर धोखाधड़ी करके सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की वजह से सोमवार को दूसरे दिन भी बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा स्थगित रही। हैदराबाद के प्रसिद्ध सालार जंग संग्रहालय में परंपरा और शैली से भरपूर कलावीरा कला प्रदर्शनी आम जनता के लिए खोली गई है। कैनवास पेंटिंग की पारंपरिक प्रदर्शनियों से अलग कलावीरा प्रदर्शनी साड़ियों, जूते, टाई, शर्ट और नए युग की लुंगी के विभिन्न उत्पादों की रचनात्मकता को दर्शाती है। कलावीरा कला प्रदर्शनी देश के अन्य हिस्सों में ले जाने से पहले हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में मंगलवार 13 अगस्त तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी के अतिरिक्त महानिदेशक श्रुति पाटिल ने रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण देते हुए कहा कि कला व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती है, न कि वस्तु को। उन्होंने कलावीरा प्रदर्शनी की सराहना की। कलाकार शिखा अजमेरा ने कहा कि प्रत्येक रचना को सावधानीपूर्वक हाथ से चित्रित किया गया है। उन्होंने अपनी पसंद के अनुसार कार्य करने और उसे पूरा करने के लक्ष्य की ओर प्रोत्साहित किया। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक स्कूल में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। अजमेर में जिला प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से तिरंगा रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एसकेआईसीसी से बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली में भाग लिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुजरात पुलिस के जवानों ने समुद्र के किनारे तिरंगा यात्रा निकाली। अटलांटा के नेशविल में भारतीय समुदायों ने इंडिया डे परेड के दौरान गर्व से तिरंगा लहराया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय में एडवाइजर सखावत हुसैन ने माना कि अंतरिम सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही है। भाजपा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की लगातार मांग कर रही है, लेकिन विपक्ष अब तक इस मुद्दे पर खामोशी बनाए हुए था। दबाव बढ़ने पर घटना के कई दिन बाद अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत दूसरे विपक्षी नेताओं ने जारी किया बयान। भारत के लेखकों, वैज्ञानिकों और प्रख्यात नागरिकों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और उत्पीड़न पर चिंता जताई और कार्रवाई की मांग की।
भारत के बुद्धिजीवियों ने अपने पत्र में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2013 से बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3,600 से ज्यादा हमले हुए हैं। अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, ब्रिटेन समेत तमाम देशों में हिंदू प्रदर्शन करके बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में अराजकता के बीच जस्टिस सैयद रफत अहमद ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने संयुक्त बयान जारी कर इजराइल और हमास से संघर्ष विराम के लिए तुरंत वार्ता शुरू करने की अपील की है। तीनों देशों ने ईरान और उसके सहयोगियों से इजराइल के खिलाफ हमलों से बचने का आह्वान किया। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके में 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण होने का किया दावा। यूक्रेनी सेना की बढ़ती हुई गतिविधि को देख रूस ने बेलगोरोद क्षेत्र से 11,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शुरू किया। करीब 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाला खेलों का महाकुंभ अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। इन खेलों का अगला संस्करण 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश भारतीय ध्वजवाहक के तौर पर पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। भारतीय सेना ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को सम्मानित किया है। भारतीय टेबल टेनिस स्टार श्रीजा अकुला स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग के आगामी सत्र से बाहर हो गई हैं। ग्लोबल चेस लीग का दूसरा सीजन 3 से 12 अक्टूबर तक लंदन के फ्रेंड्स हाउस में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी ने जुलाई 2024 के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम का ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। साउथ सुपरस्टार की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक कंगुआ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगी। फिल्म सेक्टर 36 के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा किया। फिल्म 13 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म गदर 2 के बाद अब बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल फिल्म लाहौर 1947 में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग अब खत्म हो चुकी है। फिल्म गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2025 पर रिलीज की जा सकती है। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को किया जाएगा जारी। फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। फिल्म 6 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 13 अगस्त को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के आयोजन से पहले अभिनेत्री रानी मुखर्जी और करण जौहर ऑस्ट्रेलियाई संसद भवन को संबोधित करेंगे। वहीं इस पर रानी और करण जौहर ने कहा कि ये उनके लिए सम्मानजनक बात है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।